नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और अप्रैल महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम फोर्थ पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और आने वाले एग्जाम में ये डेफिनेटली आपकी हेल्प जो है वो करने वाले हैं। अब ये मंथ अप्रैल महीना भी कंप्लीट हो गया, तो इसकी पीडीएफ कंपाइल कर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। प्रीवियस जितने भी मंथ हैं उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर कंपाइल कर प्रोवाइड करवा दी गई है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर गोइंग टू वोट इन अप्रैल 2026। तो बोलते हैं कि अप्रैल 2026 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में मतदान होने जा रहे हैं। देखिए अभी जो है वो अप्रैल, अभी तो मई महीना चला है और अभी ये इलेक्शन वाली प्रोसेस चली हुई है। अनाउंसमेंट जो था वो अप्रैल महीने में हो गई थी। तो कितनी ग्राम पंचायतों में हिमाचल में जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 3754 ग्राम पंचायतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो 3754 ग्राम पंचायतों में इलेक्शन होंगे। इलेक्शनों को 3 चरणों में करवाया जाएगा। पहली बार ये 26 तारीख को मई महीने में होंगे, दूसरी बार 28 को, तीसरी बार 30 मई को जो है वो होंगे। इनमें जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, ये सभी जो है वो चुने जाएंगे। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में कि 3754 ग्राम पंचायतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, टोटल मतदाता कितने हैं, इनके टोटल वोटर कितने हैं, तो 50,79,048 ये टोटल वोटर जो है वो हिमाचल में है। अगर हम इनमें से भी बात करते हैं कि मेल वोटर कितने हैं, फीमेल वोटर जो है वो कितने हैं, तो मेल वोटर का आपने ध्यान रखना है कि मेल वोटर कितने हैं, 25,67,730 ये जो है वो मेल वोटर हैं। फीमेल वोटर जो है वो कितने हैं, फीमेल वोटर जो है वो आपने ध्यान रखना है कि 25,11,249 ये फीमेल वोटर जो है वो है। और बोलते हैं कि जो नए वोट देने जा रहे हैं वो जो है वो कितने हैं, तो वो 52,349 ये न्यू वोटर जो है वो रहने वाले हैं, जो पहली बार वोट जो है वो देंगे। देखिए पंचायतों में जो इलेक्शन होते हैं ये भी ध्यान रखना है कि वो किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो है वो नहीं होते हैं। यहाँ पर गांव के लोग आते हैं, अपना जो है वो नामांकन भरते हैं, इलेक्शन होते हैं। परंतु आज भी ये माना जाता है कि जो सबसे ज़्यादा जो है वो राजनीति कहीं पर होती है, वो पंचायतों के इलेक्शनों में जो है सबसे ज़्यादा राजनीति जो है वो होती है। आप अभी भी देख रहे होंगे। और देखिए अगर हम बात पंचायतों के इलेक्शंस की कर रहे हैं तो कौन से आर्टिकल पंचायतों के इस चुनाव से संबंधित है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 140 जो है वो आता है। इसमें जो है पंचायती राज के इलेक्शन के बारे में बात की गई है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत की बात इसमें बेसिकली की गई है। ये जो आर्टिकल नंबर 40 जो है वो आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इसके बारे में बात करती है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल की आपने जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 की भी ध्यान रखनी है कि ये इससे डील करती है। अगर पंचायतों की ही बात हिमाचल प्रदेश में हो रही है तो पंचायतों का आपने ये भी ध्यान रखना है कि नेशनल पंचायती राज डे हर साल कब मनाया जाता है, तो नेशनल लेवल पर पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे भी पता चल गया आपको ये पता चल गया कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल पंचायतों से जो है वो डील करता है, कौन सा पार्ट पंचायतों से जो है वो डील करता है। तो देखिए शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो 11th शेड्यूल जो है वो पंचायतों से जो है वो डील करता है। कौन सा 11th शेड्यूल जो है वो पंचायतों से डील करता है। और अगर हम बात करते हैं कौन सा पार्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायतों से डील करता है, पार्ट 9 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, पार्ट 9 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायतों से डील जो है वो करता है। आर्टिकल नंबर 243 में जो है वो अलग अलग जो है वो क्लाउज आते हैं, उनमें जो है वो पंचायतों के इलेक्शन की जो है बात की गई है। अगर हम बात करते हैं कि कितने टायर का ये पंचायती राज सिस्टम होता है, तो 3 टायर का ये पंचायती राज सिस्टम होता है। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, तो 29 फंक्शनल सब्जेक्ट जो है वो इसमें हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% श्योरिटी के साथ बनेगा, इससे पहले भी बने हैं। पूरी डिटेल में जानकारी पंचायतों के बारे में आपको दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी हिमाचल प्रदेश में होने जो है वो जा रहे हैं। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो 17 मई को हो गए। अब देखिए 17 मई को जो है ये इलेक्शन हो गए। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आती हैं। हिमाचल प्रदेश में 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आती हैं। अगर इन इलेक्शंस की बात करते हैं कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ पर अभी होने जा रहे हैं, तो 4 नगर निगम ऐसे हैं
जहां पर ये चुनाव जो है पार्टी चिन्हों पर जो है वो होंगे। परंतु खैर हमें बात करनी है कि टोटल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आती हैं हिमाचल प्रदेश में वो कितनी आती हैं और वो कौन कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल प्रदेश में ये टोटल 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आती हैं। इनमें सबसे पुरानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। शिमला के बाद दूसरे नंबर पर धर्मशाला जो था वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो था वो बनी थी। और बाकी की जो 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं उसमें जो है मंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आता है, उसमें पालमपुर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है, उसमें सोलन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आती है, उसमें एक बद्दी को भी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी बना दिया गया है। बद्दी के अलावा जो है वो हमीरपुर मैंने बता दिया, हमीरपुर जो है वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और ऊना भी जो है वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल ये 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आती हैं। सबसे पुरानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सी है वो आपको पता चल गया, शिमला है। अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर ही रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने ध्यान रखना है कि ये म्युनिसिपलिटीज की बात जो है वो करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 12th नंबर का शेड्यूल जो है वो ऐसा है जो म्युनिसिपलिटी की बात जो है वो करता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम पार्ट की बात करते हैं कि कौन सा पार्ट म्युनिसिपलिटीज के बारे में बात करता है, तो जैसे पंचायतों से पार्ट 9 जो है वो डील करता है, वैसे ही 9A जो है वो म्युनिसिपलिटीज से जो है वो डील करता है। इसमें भी जो है वो अलग अलग आर्टिकल आते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 243P से 243ZG तक कुछ अलग अलग तरह के आर्टिकल जो है वो इसमें जो है वो आते हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं सारी की कितनी म्युनिसिपलिटीज़ हैं किस तरह से क्या है, तो ये भी ध्यान रखना कि अभी जो म्युनिसिपलिटीज़ में इलेक्शंस होने जा रहे हैं ये कहाँ पर कैसे होंगे, ये जो है वो आपको ध्यान ये रखना है कि पार्टी के चुनाव चिन्हों पर होंगे, मतलब बीजेपी कांग्रेस ऐसे ऐसे कर जो है ये होंगे। खासकर 4 यहाँ पर जो था वो मेंशन की गई थी। ठीक है जी, ये पता चलता है। अब इनके जो इलेक्शन होंगे वो 17 मई को जो है वो हो जाएंगे और इनके जो नतीजे आएंगे वो 31 मई को जो है वो सुबह 9 बजे से जो है वो नतीजे जो है वो इनके आएंगे। ठीक है जी, ये भी पता होना चाहिए इनकी कितने कब जो है वो नतीजे आएंगे। ये तो बेसिक जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में ना भी हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ना होता है, ये भी ज़रूर जाने आप कि हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में भी नहीं जो है वो पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी पता होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो अभी पंचायतों के इलेक्शन हैं, तो आज की जो ये वीडियो आप देखेंगे यहाँ पर पंचायतों से ही ज़्यादा क्वेश्चन रिलेट जो है वो करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या, बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन टू वुमेन इन पंचायत इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को कितनी % रिजर्वेशन जो है वो दी जाती है। अब बात यहाँ पर रिजर्वेशन की जा रही है कि महिलाओं को कितनी % रिजर्वेशन जो है वो पंचायतों में दी जाती है हिमाचल में। ऐसे तो महिलाओं के लिए 33.33% रिजर्वेशन का जो है वो प्रोविज़न जो है वो किया गया है, परंतु हिमाचल प्रदेश में ये 50% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। इसके ऊपर भी एक प्रॉपर आर्टिकल जो था वो आया था पंचायतों के राज में कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान स्थानीय सरकारों के लिए जो है वो संरचनात्मक ढांचा था उसके लिए 1882 में जो है वो वायसराय लॉर्ड रिपन हुआ करते थे, इनके द्वारा कदम जो था वो उठाए गए थे और इनके द्वारा पंचायतों की जो या फिर इलेक्शंस की थोड़ी जो प्रोसेस थी उसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन जो था वो हुआ करते थे और लॉर्ड रिपन को जो है वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी जो है वो बोला जाता है, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक भी जो है वो इनको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हिस्ट्री में, ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो जीके में पूछा गया कि किसको जो है वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, तो वो आपने ध्यान रखना है लॉर्ड रिपन को जो है वो बोला जाता है। बाद में चलकर जब धीरे धीरे भारत आज़ाद हुआ, इसमें नए नए आर्टिकल जुड़े, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी जो है वो संविधान में काफ़ी तवज्जो जो है पंचायती राज के इलेक्शंस को दी थी। गांधी जी के द्वारा भी काफ़ी प्रायोरिटी दी गई थी पंचायतों को। आर्टिकल 40 में पहले भी आपको बता रहा था कि आर्टिकल 40 जो है वो पंचायतों से संबंधित है। इसी आर्टिकल में जो है वो बलवंत राय मेहता कमेटी की बात की गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी कौन से ईयर में आई थी, ये 1957 में आई थी। अशोक मेहता कमेटी की बात की गई थी, ये 1977 की थी। और वैसे ही जो है वो GVK राव कमेटी की बात की गई थी, वो 1985 की है। LM सिंघवी कमेटी की बात की गई थी, वो 1986 की कमेटी है, तो इनकी बात की गई थी। इसके अलावा पार्ट 9 के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें 3 टायर के पंचायती राज व्यवस्था जो है वो होगी, एक ग्राम स्तर पर होगी, एक खंड स्तर पर होगी और एक जिला स्तर पर जो है वो होगी। और कहा गया है कि जब हिमाचल प्रदेश को, जब पूरे भारत में महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने की बात आई तो 33.33% आरक्षण जो है वो इंश्योर किया गया, परंतु हिमाचल प्रदेश ने जो है वो इसमें भी बढ़ाकर
50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को जो है वो दिया। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो एक आर्टिकल में ये भी कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में 1900 ग्राम पंचायतों में जो है महिलाओं को प्रधान के रूप में जो है वो चुना जाएगा। जबकि ये भी कहा गया था इसी आर्टिकल में कि जिला परिषद में 128 महिलाओं को जो है वो चुना जाना है, और कि हिमाचल प्रदेश सरकार एक और नई दिशा की ओर कदम उठा रही है कि कोई भी अगर चिट्टे जैसी तस्करी में या फिर नशा तस्करी में जो है वो संलिप्त है तो उसको पंचायतों के चुनाव लड़ने की अनुमति जो है वो नहीं मिलेगी, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये भी जो है वो यहाँ पर कहा गया था। बाकी तो बेसिक चीज़ें थी कि सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ये सब आपको पता है, ये बेसिक बातें जो है वो है। ठीक है जी। बाकी जब पंचायत इलेक्शंस पूरी तरह से हो जाएंगे, रिजल्ट इनका आ जाएगा, तब भी हम इसके बारे में डिटेल में एक बार बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले टीचर के एग्ज़ाम के लिए, अभी आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम के लिए, फार्मेसी ऑफिसर जैसे एग्ज़ाम, और भी ऐसे जो है टेक्निकल फील्ड में एग्ज़ाम है जहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर तो आप कमांड बना लेते हैं, परंतु जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपको दिक्कत आती है। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो इसके साथ जुड़ जाना अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच स्कूल विल द हाईएस्ट पोलिंग सेंटर फॉर पंचायत इलेक्शन बी एस्टेब्लिश। तो बोलते हैं कि पंचायत चुनावों में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस स्कूल में स्थापित जो है वो किया गया है। तो देखिए, पंचायतों के चुनावों में सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र बनाया गया है वो कौमिक के स्कूल में बनाया गया है। कौमिक लाहौल स्पीति में आता है, कौमिक स्कूल में जो है ये बनाया गया है, लाहौल स्पीति में ये आता है। यहाँ पर टोटल 77 मतदाता जो है वो वोट जो है वो देंगे, मतलब 77 लोग हैं जो मत का प्रयोग जो है वो करेंगे। अब बोलते हैं सीमांत क्षेत्र काजा उपमंडल की लांगचा पंचायत में जो है वो 4587 मीटर की ऊंचाई पर बना ये एक पोलिंग बूथ है। एक आपको पता है स्पीति वैली को जो है वो शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, कोल्ड डिजर्ट भी जो है वो कहा जाता है। लाहौल स्पीति की ये लांगचा पंचायत है। लांगचा पंचायत में देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। हाँ, हो सकता है एग्जाम में ये ना पूछा जाए कि कहाँ पर ये जो है वो पोलिंग जो है वो बूथ स्थापित किया गया है, ये पूछ सकते हैं कि कौन सी पंचायत में ये स्थापित किया गया है। तो लांगचा पंचायत आपने जो है वो ध्यान रखना है, लांगचा पंचायत आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो किया गया है। इसमें टोटल मैंने आपको बताया कि 77 मतदाता जो है वो वोट करेंगे, परंतु इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया था कि पंचायत के जो है 34 पुरुष और 40 महिलाएं, 34 मेल एंड 40 फीमेल जो है वो मतदाता इस तरह के मतदाता जो है वो चुनाव में पहली बार मत का उपयोग जो है वो करेंगे। और बोलते हैं काजा उपमंडल के तहत आने वाली लांगचा पंचायत में कुल 5 वार्ड हैं। उपमंडल की कुल 14 पंचायतों में 3 चरणों में मतदान प्रक्रिया जो है वो कराई जाएगी। इस पंचायती राज चुनाव के लिए जो है वो 8679 मतदाता जो है वो मतदान कर सशक्त लोकतंत्र की नींव जो है वो रखेंगे। ये सारी बातें कही गई थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लांगचा पंचायत कॉमिक स्कूल हो गया, वोटर हो गए, यार कितनी हाइट पर ये स्थित है। मैंने बताया ना आपको कि 4587 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इनमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आपको ये भी पता चल गया सारा का सारा। जब भी बात हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन की आती है उसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो गए, चाहे वो राज्यसभा के इलेक्शन हो गए, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो गए या विधानसभा के इलेक्शन हो गए। खैर राज्यसभा में तो आपको पता है प्रत्यक्ष रूप से जो है वो वोटिंग नहीं की जाती लोगों के द्वारा, वहाँ पर तो MLA ही राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। आप बताइए मुझे कमेंट कर कि प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा का सदस्य अभी किसको चुना गया है, लेटेस्ट राज्यसभा सदस्य किसको चुना गया है हिमाचल से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं भूपेंद्र सिंह कंवर हु रिसेंटली बिकेम एयर वाइस मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो क्या हुआ है, हाल ही में जो है वो एयर वाइस मार्शल बने हैं भूपेंद्र सिंह कंवर। तो बोलते हैं भूपेंद्र सिंह कंवर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। तो अभी जो है वो ये भूपेंद्र सिंह जो है वो वायुसेना में एयर वाइस मार्शल बने हैं और ये जो है वो संबंध रखते हैं हमीरपुर जिले से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हमीरपुर के डोह गांव से जो है ये संबंध रखते हैं भूपेंद्र सिंह कंवर, और वायुसेना में ये एयर वाइस मार्शल जो है वो बने हैं, और वायुसेना में वरिष्ठ अधिकारी हैं ये एयर
कमांडर भूपेंद्र सिंह कंवर, और बोलते हैं कि ये सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा से जो है वो पढ़े हैं, और सैनिक स्कूल जो सुजानपुर टिहरा है, यहाँ से ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने उच्च पद पर जो है वो पहुँचे हैं जाकर। ठीक है, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने उच्च पद पर जो है पहुँचे हैं जाकर। तो हिमाचल के लिए तो ये प्राउड की बात होती ही है, परंतु अगर ऐसे कोई अधिकारी जो है वो किसी स्कूल से निकलते हैं तो वो स्कूल के लिए भी जो है वो प्राउड की बात जो है वो होती है। अब देखिए, जब भी पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं बच्चों के, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो गया, स्टैटिकल असिस्टेंट में तो 3-4 पोस्टें थी, उसमें भी एक बच्चे की सिलेक्शन हुई है, उन्होंने थैंक्स किया था, तो मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया था। तो उसमें देखिए, जब हम यहाँ पर आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, आपकी सिलेक्शन होती है, आप जो है वो उस चीज़ को जो है वो एडमिट करते हैं कि हाँ जी यहाँ से हमें बेनिफिट मिला, आप हमें मैसेज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली में। और मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि जहाँ से आपने कुछ सीखा है, जहाँ से आपने जो है वो कुछ सीख कर कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए आपको अप्रिसिएशन तो ज़रूर करनी चाहिए, चाहे कहीं से भी वो क्यों ना हो। हाँ, खैर हम बात कर रहे थे एयरफोर्स की भी यहाँ पर, तो हम एयरफोर्स के चीफ की भी बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है वो कौन है। तो प्रेजेंट टाइम में जो है वो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, कौन, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वो इंडियन एयरफोर्स के जो हैं वो क्या हैं, चीफ हैं। अगर हम बात करते हैं, अभी अगर हम बात कर ही रहे हैं सेना के अध्यक्षों की, तो हम नेवी आर्मी के अध्यक्ष के बारे में भी जान लेते हैं। अगर हम नेवी के चीफ की बात करते हैं तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये तो है ही, परंतु आपको पता है कि जो वाइस एडमिरल हैं कृष्णा स्वामीनाथन, उनको जो है वो अगला चीफ जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। अभी हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा था। आर्मी की वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो आर्मी में जो है वो आपने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नाम ध्यान रखना है, ये जो है वो चीफ हैं आर्मी स्टाफ के। अगर हम CDS की बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो उच्च कौन से हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वो भी अभी अपॉइंट किए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। तो इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, ये जो है वो CDS हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज साइंड एन MOU विद विच टू सेल इनमेट मेड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जेल और सुधारक सेवा विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ऑनलाइन बेचा जाएगा। तो देखिए, कैदी, आपको पता है कि जब कोई भी क्राइम करता है तो उसको सज़ा होती है तो जेल में सुधारने का काम भी किया जाता है, उनको कोई ना कोई स्किल वर्क सिखाया जाता है। अभी तो आपने देखा भी होगा कई जगह जो कैदी हैं जिनका व्यवहार अच्छा रहता है उनको जेलों से बाहर भेजा जाता है और जेल के बने हुए प्रोडक्ट वो बेचते हैं। जैसे कई बार आपने बिस्किट बेचते हुए देखा होगा, क्रीम रोल, बिस्किट, नमकीन, इस तरह की चीज़ें जो है वो बाहर गाड़ियों में आकर वो बेचते हैं। एक खाना लेकर भी जो है वो कहीं जगह वो जाते हैं, जेल से बनाकर खाना ले आएंगे, बाहर आकर जो है वो गाड़ी में ही वो सेल कर देंगे। तो इस तरह से अलग अलग और भी हाथ से बने हुए प्रोडक्ट वो बेचते हैं। अब ये ऑनलाइन भी बेच पाएंगे, और ऑनलाइन ये MOU जो किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन जो किया गया है, वो फ्लिपकार्ट के साथ किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसमें जो फ्लिपकार्ट की पहल है, फ्लिपकार्ट के द्वारा एक समर्थ पहल जो है वो चलाई गई है। समर्थ पहल के तहत जो ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, लॉजिस्टिक होगी, उसमें फ्लिपकार्ट जो है वो सहायता करेगा और जो बाजार है, बाजार तक प्रोडक्ट को पहुंचाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड द डोर्स ऑफ राष्ट्रपति निवास मशोबरा ओपन टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल जो था वो आई थी, हिमाचल का दौरा उन्होंने किया। जब भी वो हिमाचल आती हैं तो शिमला में राष्ट्रपति निवास बनाया गया है। अब शिमला में जो राष्ट्रपति निवास बनाया गया है, राष्ट्रपति निवास में आकर जो है वो ठहरती हैं। अब राष्ट्रपति निवास शिमला में कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रपति निवास जो है शिमला के मशोबरा में जो है वो स्थित है। अब आपने ध्यान रखना है कि इसको अब पब्लिक के लिए भी जो है वो ओपन कर दिया गया है। पब्लिक यहाँ पर आ सकती है और यहाँ पर पब्लिक आकर जो है वो घूम सकती है इसके अंदर आकर। तो बोलते हैं कि राष्ट्रपति निवास को कब ओपन किया गया था? 2023 में जो है वो आम लोगों के लिए इसको जो था वो ओपन जो था वो किया गया था। ये 2023 आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रपति निवास की कहानी भी बड़ी लंबी है। ये जो राष्ट्रपति निवास है ये एक ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग में जो है वो स्थित है। परंतु देखिए, राष्ट्रपति निवास जो पहले हुआ करता था ना, वो यहाँ पर नहीं हुआ करता था, वो वाइस रेगल लॉज में जो था वो हुआ करता था। परंतु अब वाइस रेगल लॉज में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो स्थित है। 1965 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था और शिफ्ट करने की पहल जो था वो उस टाइम स्टार्ट की गई थी डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा। प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने जो है वो राष्ट्रपति निवास को जो है वो शिफ्ट कर दिया था वाइस रेगल लॉज से, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल रिट्रीट है वहाँ को जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था जहाँ पर अभी ये है। और साथ में ही जो वाइस रेगल लॉज हुआ करता था उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया था। अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति निवास जो है वो इसकी डोर्स ओपन कर दी गई। पहली बार जो है वो पब्लिक के लिए लोग यहाँ पर आ सकते हैं। बुकिंग ऑनलाइन इसकी हो जाती है, ऑफलाइन इसकी बुकिंग जो है वो हो जाती है, और यहाँ पर आकर विजिट जो है वो कर सकते हैं। इसके नज़दीक में जो हेलीपैड है वो भी चर्चा में आ जाता है। जब राष्ट्रपति आती है तो जहाज़ यहाँ पर उतरता है आकर, तो वो कल्याणी हेलीपैड जो है वो यहाँ पर आता है। कौन सा? कल्याणी हेलीपैड जो है वो यहाँ पर आता है, वो भी आप ध्यान रखें। तो इतना आपको जो है वो पता होना चाहिए बेसिकली। अगला क्वेश्चन, अब हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। बेसिकली ये वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हमारे पास किस किस तरह के क्या क्या वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहाँ पर पूछे गए हैं। बोलते हैं 17वीं राष्ट्रीय पेशापलो खेल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में रजत पदक किस राज्य की टीम ने जो है वो जीता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 17वें नंबर की, यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन भी किया गया है कि 17वें नंबर की ये पेशापल्लो खेल प्रतियोगिता है। इसमें जो पुरुष वर्ग में रजत पदक जीता गया है वो हिमाचल के द्वारा जो है वो जीता गया है। अपने हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसमें जो है ये मेडल जीता गया है। आगे बोलते हैं यहाँ पर रॉटरडैम जो कि नीदरलैंड में स्थित है। बोलते हैं रॉटरडैम नीदरलैंड मैराथन में नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने जो है वो बनाया है। तो ये रिकॉर्ड जो है वो सावन बरवाल के द्वारा जो है वो बनाया गया है। तो ये ध्यान रखें, सावन बरवाल का नाम कई बार ना नीदरलैंड की कैपिटल एग्जाम में पूछी गई है, और रॉटरडैम भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। और अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, तो आपने ध्यान रखना है एम्स्टर्डम जो है वो यहाँ की कैपिटल है। इसकी कैपिटल भी ध्यान रखें। आगे क्या बोलते हैं, रंगनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो रंगनाथ मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जो है वो स्थित है। बिलासपुर में ये रंगनाथ मंदिर जो है वो स्थित है। अच्छा, बिलासपुर में जो है वो आपने ये ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट टाइम में बिलासपुर आता है उसकी स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। परंतु आप मुझे कमेंट कर कर ये बताएंगे कि बिलासपुर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने 15 अप्रैल 1948 के टाइम ये कह दिया था कि वो हिमाचल में जो है वो नहीं मिलेंगे। वो कौन से राजा थे? अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं उख्यांग उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो उख्यांग उत्सव जो है वो कहाँ पर, किन्नौर में जो है ये मनाया जाता है। तो किन्नौर का ये उत्सव है उख्यांग फेस्टिवल। आगे बोलते हैं शिमला स्थित ग्रैंड होटल का पुराना नाम क्या है। तो ये जो यहाँ पर ग्रैंड होटल है शिमला में, ये जो है वो बेंटिक कैसल के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब तो यहाँ पर शायद कोई लाइट शो टाइप में भी जो है वो चलता है। इसको म्यूजियम के तहत जो है डेवलप कर दिया गया है। थोड़ा सा लाइट शो वगैरह यहाँ पर चलाया जाता है बेंटिक कैसल में। ठीक है जी। आगे बोलते हैं विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं। ये फरवरी महीने में मनाया जाता है और 13 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। जब रेडियो की बात हो रही है तो टेलीविज़न की बात करना भी ज़रूरी है। वर्ल्ड टेलीविज़न डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे जो है वो 21 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। तो रेडियो और टेलीविज़न आपने दोनों ध्यान रखना है कि ये डे जो है वो कब मनाए जाते हैं। और रेडियो के बारे में ये भी ध्यान रखें कि रेडियो की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। तो रेडियो की डिस्कवरी जो था वो गुगली एल्मो मार्कोनी के द्वारा जो था वो की गई थी। आगे बोलते हैं लाइटनिंग किड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो लाइटनिंग किड पुस्तक जो है वो विश्वनाथ आनंद के द्वारा जो है वो लिखी गई है। विश्वनाथ आनंद ने ये लिखी है। मॉनसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। एनसीईआरटी में भी बेसिकली ये मेंशन किया गया है मॉनसून शब्द किस भाषा से जो है वो लिया गया है। तो मॉनसून वर्ड जो है वो अरबी भाषा से लिया गया है। और अरबी भाषा से यहाँ का एक शब्द है अरबी भाषा का जिसको मौसम जो है वो बोलते हैं। अरबी भाषा के मौसम शब्द से जो है वो इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब होता है ऋतु या फिर मौसम, इसका मतलब जो है वो होता है। आगे बोलते हैं बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया है। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये प्रोविज़न जो है वो किया गया है। 6 to 14 ईयर बच्चे जो हैं उनके लिए ये प्रोविज़न किया गया है। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं। मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं। आगे बोलते हैं पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है। तो ये फंगस कवक से जो है प्राप्त जो है वो होती है। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं स्वतंत्र भारत में पहले रक्षा
मंत्री कौन बने थे, तो अक्सर मैं रिवाइज करवाता रहता हूं कि जो पहली कैबिनेट बनी थी उसमें कौन प्रधानमंत्री था, कौन होम मिनिस्टर था, कौन डिफेंस मिनिस्टर था, कौन रेलवे मिनिस्टर था। यहाँ पर रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर की बात की जा रही है, तो बलदेव सिंह जो था वो डिफेंस मिनिस्टर बने थे। अच्छा, पहली जो कैबिनेट बनी थी उसमें पहले रेलवे मिनिस्टर जो था वो कौन बने थे, वो आप कमेंट कर जल्दी से बताएंगे। प्रेजेंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर कौन है ये मैं बता देता हूं। तो प्रेजेंट टाइम में जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो अश्विनी वैष्णव जो है वो रेलवे मिनिस्टर हैं, और प्रेजेंट टाइम में अगर हम होम मिनिस्टर की बात करते हैं तो अमित शाह जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो हैं। ठीक है जी। रक्षा मंत्री की बात, अच्छा रक्षा मंत्री की बात यहाँ पर की जा रही है, तो मतलब डिफेंस मिनिस्टर की यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। अगर हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है। ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। रक्षा मंत्री का पता होना चाहिए आपको, गृह मंत्री का पता होना चाहिए। गृह मंत्री यानी कि गृह मंत्री होम मिनिस्टर हुए और रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सूरदास की रचनाएं मूलतः किस भाषा में की गई हैं, तो ये ब्रज भाषा में जो है वो की गई हैं। आगे बोलते हैं ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है, तो ये लापता बच्चे तलाशने और उनके परिवारों से मिलाने से संबंधित ये ऑपरेशन मुस्कान है। आगे बोलते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की किस महान गायिका को ठुमरी की रानी जो है वो कहा जाता है, तो ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को जो है वो बोला जाता है। किसको? गिरिजा देवी को जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कैंसल इको सेंसिटिव जोन एरिया अराउंड विच नेशनल पार्क, तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बोलते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के इलाके को इको सेंसिटिव जोन जो उसको घोषित किया गया था उसको उस स्टेटस को रद्द कर दिया है। तो ये कमेंट कर आप बताएंगे। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पहला ही पढ़ा था और इस नेशनल पार्क के बारे में बड़े डिटेल से विस्तृत वे में मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी थी। तो जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट कर बता दीजिए। जहाँ पर PDF मिलेगी वो है टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31। अगर टाइमली आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया हुआ है तो आपको वही अपडेट्स यहाँ पर दी जाती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। वही अपडेट हम आपको यहाँ पर देते हैं जो आपकी हेल्प करती हैं एग्जाम में और जो आपको जो है अप टू डेट रखती हैं, टाइम वेस्ट आपका नहीं करती। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।